नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपर फास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात शाहजहांपुर से बड़ी खबर की, जहां बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। आसमान में उठी आग की लपटें, ओवरलोडिंग से हुआ ब्लास्ट। काला पीपल क्षेत्र की मोहम्मद मछनाई गांव की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर है शाहजहांपुर से, बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। आसमान में उठी आग की लपटें, ओवरलोडिंग से ब्लास्ट हुआ। काला पीपल क्षेत्र के मोहम्मद मछनाई गांव की घटना सामने आई है। तो आप ये देखिए, आग का काला गुबार जो है धुएं का, वो ऊपर दिखाई दे रहा है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना जोरदार था। ओवरलोडिंग की वजह से ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है, जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का काला गुबार आसमान में नजर आ रहा था। काला पीपल क्षेत्र के मोहम्मद मछनाई गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। और शाहजहांपुर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हंचोरिया जुड़ गए हैं। सुनील, एक बड़ा हादसा सामने आया है, बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ पूरी जानकारी अभी? रीनू, देखिए, काला पीपल क्षेत्र का मोहम्मदपुर मछनाई गांव है। वहां पर जो ट्रांसफार्मर लगा था बिजली का, उसमें ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई है। इस पूरी खबर में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ, वरना जिस तरीके से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कितना बड़ा आग का गुबार, ऐसा लगा कोई बम धमाका हो गया हो या कोई हमला हुआ हो। जिस तरीके से आप धुएं और जो आग का गुबार है वो देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक संभवतः ओवरलोड होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी अभी तकनीकी पक्ष उसका सामने लाएंगे कि क्या असल वजह हो सकती है ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि पहले वहां पर 2 ट्रांसफार्मर अभी लगाए गए थे, उसमें से एक में ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। पहले वहां पर 200 आस पावर का एक ट्रांसफार्मर लगा था जो खराब हुआ था, उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए गए थे। उन्हीं में से एक ट्रांसफार्मर में ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि शायद ओवरलोड हो गया और ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, रीनू, कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही भी कही जा सकती है। कोई न कोई तकनीकी चूक तो जरूर रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक होगी और इसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। आप साथ ही सुनील, क्या आग को बुझा लिया गया है? अभी क्या स्थितियां बनी हुई हैं? देखिए रीनू, ये पूरा मामला अभी मैंने विस्तृत पता किया है। ये पूरा मामला चूंकि मंगलवार का है और ग्रामीणों ने ही अपना पूरा वीडियो बताया, उसके बाद तुरंत बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे थे। जलते हुए ट्रांसफार्मर की तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। उसके बाद स्थिति सामान्य है। अब बिजली विभाग नया ट्रांसफार्मर वहां शिफ्ट करने वाला है, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन पहली बार उन्होंने भी देखा कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुनील, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, आग फैल भी सकती थी, जान माल का नुकसान भी हो सकता था। गनीमत रही कि अभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है, लेकिन बात वही है कि इस पर कार्रवाई की भी जरूरत है। क्या कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? देखिए, अभी तक तो कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है और अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके की लापरवाहियों में खाना पूर्ति के लिए कुछ स्थानीय कर्मचारियों को नोटिस या निलंबन जैसी कार्रवाई होती है, वो भी अभी फिलहाल इस पूरे मामले में देखने को नहीं मिल पाई है। चूंकि बिजली विभाग का अधिकृत पक्ष हमारे सामने अभी तक आ नहीं पाया, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला होगा और अब तक शायद कार्रवाई हो जाना चाहिए थी, नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं विभाग के आला अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। यदि कोई तकनीकी चूक भी थी तो जो तकनीकी अधिकारी होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, नीचे मैदानी अमला होता है, उनकी क्या जवाबदेही है और अगर कोई न कोई जवाबदेही तो तय करना होगी। वरना इस तरीके से अगर हादसे हुए, गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, अगर किसी को चोट आ जाती है, कोई हताहत होता, तो क्या हादसे के बाद बिजली विभाग जागता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कुछ जो स्थानीय जो कर्मचारी हैं उन्हें जरूर सस्पेंड किए जाने की बात कही जा रही है, उन पर एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आग लगती रहती है ट्रांसफार्मर में। ब्लास्ट ये पहली बार हुआ है, लेकिन ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास यदि रहवासी इलाका होता या कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद होते तो हो सकता था कि कुछ बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि आग लगी, लेकिन यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ।
और बालाघाट से खबर, लांजी भिलाई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दो बाइक में हुई आपस में भिड़ंत, टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो लांजी भिलाई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बालाघाट से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। 2 बाइक आपस में भिड़ गई, टक्कर के बाद एक बाइक में आग लग गई, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है बालाघाट से, लांजी भिलाई मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक आपस में भिड़ गए और टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक में आग लग गई। और संवाददाता शैलेंद्र भटोरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 2 बाइक में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि एक बाइक में आग लग गई, एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल रूनू, ये घटनाक्रम जो है वो भिलाई लांजी मार्ग पर सामने आया है और 2 बाइक जो है आमने सामने टकराए हैं। हालांकि दोनों बाइक पर 2-2 लोग सवार थे और उसके बाद दुर्घटना में तो तत्काल तौर पर किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन जो अमान खान इस युवक का नाम बताया जा रहा है, उसकी बाइक में आग लग गई। एक्सीडेंट जैसे ही हुआ वैसे ही बाइक में आग लग गई और आग ने जो है वो युवक को भी आगोश में ले लिया और उसके बाद युवक की जलने से वहां पर मौत हुई। हालांकि जो 3 अन्य लोग थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, तीनों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात यह कि हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाइकों के टकराते ही उसमें जो है वो आग की लपटें उठने लगी और आग की लपटों ने देखते ही देखते युवक जो था उसको अपने जद में ले लिया। और जब तक वहां पर स्थानीय लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही युवक जो है वो काफी बुरी तरीके से आग से झुलस गया था, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि जो 2-3 जो अन्य लोग हैं उनमें एक महिला भी शामिल है, वह भी घायल हुई और घायलों को भी फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीजीआई शपथ ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए। तो ये लाइव तस्वीरें शपथ की, जब सीजीआई शपथ लेते हुए। तो नए सीजीआई का शपथ ग्रहण समारोह। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शपथ ली और अभी यहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। चलिए अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती ने लिखी अकेले पड़ने की पीड़ा। उमा भारती ने जताई पार्टी से समर्थन न मिलने की पीड़ा। लिखा, मेरे अभियान पर निजी तौर पर पार्टी और नेता समर्थन करते हैं, पर पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता। लिखा, मसला गंभीर है, 8 दिसंबर को संवाद करेंगे। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि 2019 से पहले गंगा के किनारे की यात्रा के लिए और अब शराब के खिलाफ अपने अभियान के लिए भगवान का एवं लोगों का साथ तो रहा, किंतु मेरी अपनी पार्टी बीजेपी मेरे इन दोनों अभियानों के प्रति कार्यक्रम की दृष्टि से तटस्थ रही है। तो देखिए कि एक बार फिर से उमा भारती का दर्द सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शराबबंदी की मांग काफी वक्त से उमा भारती करती आ रही हैं और कभी पत्थर फेंके, कभी उन्होंने धरने पर बैठने की बात कही, सख्ती भी दिखाई, कई आला नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर मुख्य तौर पर पार्टी या सरकार आगे नहीं सामने आ रही है। उमा भारती का एक बार फिर से दर्द छलका।
देखिए बिल्कुल रीनू, उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्र में भी वो मंत्री रह चुकी हैं और वो तमाम तरह के अभियान जो है वो लगातार चलाती रहती, चाहे गंगा सफाई अभियान को लेकर बात हो या फिर अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शराबबंदी की मांग को लेकर वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं। और ऐसे में उन्होंने ट्वीट करके अपना दर्द साझा किया और कहा है कि पार्टी के जो नेता हैं वो निजी तौर पर तो उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के लेवल पर, पार्टी के लेवल पर जिस तरीके का समर्थन उनको मिलना चाहिए या पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए वो आयोजन नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में कहीं उन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले में अकेली पड़ती नजर आ रही। उन्होंने हालांकि कहा है कि 8 दिसंबर तक का समय हम पार्टी और सरकार को दे रहे हैं, उस समय के बाद हम पार्टी सरकार से एक बार बात करेंगे। हालांकि 2 अक्टूबर को जब मध्य प्रदेश में उनके अभियान की शुरुआत हुई थी तो उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और लोगों से अपील की थी कि नशे के खिलाफ जो है वो अभियान छेड़ेगी, सरकार भी छेड़ेगी। और उसमें इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया था कि न केवल सरकार बल्कि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ब्लॉक स्तर पर भी नशे के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, लेकिन उसके परिणाम जो है या ये कहें कि उसके कार्यक्रम जो है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे और यही कारण है कि उमा भारती ने अपना दर्द जो है वो ट्वीट के माध्यम से जाहिर किया। ये कोई पहली बार नहीं है जब उमा भारती ने अपनी सरकार को घेरा हो या अपनी इस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हो। इसके पहले भी तमाम तरह किस तरह के बयान हो या ट्वीट हो, उनको लेकर वो लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ाती रहती है। जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने ये साफ कहा था कि वो अपने आवास पर नहीं रहेंगी बल्कि पूरे टाइम वो यात्रा पर रहेंगी और यात्रा के दौरान वो अलग अलग शहरों के जो पड़ाव होंगे वहां पर रुकेंगी और जो शराब की दुकानें हुई उनके बाहर वो बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस कड़ी में उन्होंने कई जगह, भोपाल के अलावा भी हमने देखा कि कई जगह वो पहुंची और वहां पर उन्होंने समझाइश भी दी दुकानदारों को। इसके अलावा जो स्थानीय लोग थे उनको भी शपथ दिलाई और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लिखा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो उमा भारती का दर्द तो छलका और देखना यह भी है कि उन्होंने कहा कि एक बार बात भी करेंगे और उसके बाद वे खुद इस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इंदौर से बड़ी खबर, मासूम से रेप पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। बंगाली कनाड़िया मार्ग पर चक्का जाम किया गया, सब्जी वाले को फांसी की सजा देने की मांग की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले को चलाने के लिए सैकड़ों रहवासी बैठे। सड़क पर आरोपी मासूम बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। तो देखिए, मासूम बच्चे को ले जाते हुए वीडियो सामने आया था और इसी पर कार्रवाई की गई है। तो खबर इंदौर से है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, मासूम से रेप पर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक सब्जी वाले ने इस घटना को अंजाम दिया, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, कनाड़िया क्षेत्र की घटना थी जिसमें शहरयार मिर्जा नाम का एक व्यक्ति था जो 7 साल की मासूम को उसके घर के पास से अपहरण करके झाड़ियों में ले गया था और उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों ने जब देखा तो उस मासूम को उस व्यक्ति से छुड़ाया और व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने इस मामले के सीसीटीवी कैमरे देखे और उसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया और वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी जो रहवासियों की मांग है और हिंदी संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इसमें सख्त सख्त फांसी की सजा आरोपी को दी जाए। इसको लेकर उन्होंने चक्का जाम किया था। बंगाली चौराहा है जहां पर चक्का जाम किया गया था, लेकिन अब यहां पर यातायात सामान्य हो गया क्योंकि पुलिस ने उनका ज्ञापन ले लिया है और पुलिस का कहना है कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाने के लिए पत्र लिख दिया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा इसमें दिलाई जाएगी। और उसके बाद रहवासियों की 2 और मांगे थी कि उनका जो अतिक्रमण है, जो अवैध गुमटियां हैं, उनको भी वहां से हटाया जाए और जो कॉलोनियों में आने जाने के रास्ते हैं उनको भी बंद किया जाए, अनाधिकृत रास्ते बने हुए। तो इन सब मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देने के बाद रहवासी शांत हुए और पुलिस ने जब उनको शांत कराया और पुलिस ने उनका ज्ञापन ले लिया तो उसके बाद उन्होंने चक्का जाम को खोल दिया और अब मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। तो फिलहाल मामला शांत हो चुका है, लेकिन यहाँ पर फांसी दिए जाने की मांग की जा रही थी जिस पर आश्वासन दिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा। यहाँ के रहवासियों ने यहाँ चक्का जाम करने का प्रयास किया है, उनको समझाइश दी है तो उनने मुझे एक ज्ञापन दिया है। उसमें 3-4 उनकी वो है कि विगत दिनों जो कनाड़िया क्षेत्र में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला आया था जिसमें पुलिस ने तत्परता से प्रकरण दर्ज करके और आरोपी को गिरफ्तार किया है
उस प्रकरण को फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। तो वो पुलिस अपनी तरफ से पहले पत्र लिख चुकी है, उसको प्रकरण को चिन्हित करके, और उसमें शीघ्र उसको कोर्ट में उसका ट्रायल कराया जाएगा। और अब विदिशा से खबर है, लटेरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने अभद्रता की। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा से की अभद्रता। टोल कर्मियों ने आधा घंटा नहीं निकलने दिया विधायक को। देर रात समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर बैठे विधायक ने स्थानीय प्रशासन सहित आला अधिकारियों से शिकायत की। अब आप जाके देखो प्रिंटर खराब है कि नहीं, उससे बाद में बाहर निकल गए। तो इस दौरान काफी होते हुए भोपाल से होते हुए मकसूदनगर से टोल पे आया था। टोल पे गाड़ी इनने रोकी, बताया भी हमारे गनमैन ने विधायक हैं, कार्ड भी बताया, लेकिन उन्होंने नहीं निकाल पा रहे थे। तो मैंने ये कहा कि भैया मेरी रसीद बना दो, मैं निकल जाऊं। एक सज्जन आया चड्डी बनियान में, अभद्र तरीके से उनने भी बातें करी और दूसरे लोगों ने भी बातें करी। अब उनको मैं कहना नहीं चाहता। फिर वो बोले कि नहीं, मैंने कहा साहब आप जो बता दो कि यहाँ क्या नियम है, क्या है, मेरी रसीद काट दो आप, मैं निकल जाऊं ताकि। तो देखा आपने, देर रात समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर विधायक बैठ गए और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो अभद्रता की गई, सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा हैं जिनके साथ अभद्रता की बात कही जा रही है। लटेरी टोल प्लाजा का पूरा मामला, जहां टोल कर्मचारियों पर यह आरोप लगा है। टोल कर्मियों ने आधा घंटा तक निकलने नहीं दिया विधायक को और देर रात समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर विधायक बैठे रहे। विधायक ने स्थानीय प्रशासन सहित आला अधिकारियों से शिकायत भी की इस पूरे मामले की। उन्होंने कई जगह फोन भी घुमाया और आधे घंटे तक उनको देर रात तक टोल प्लाजा पर ही बैठना पड़ा। तो देर रात का पूरा मामला है, जहां विधायक टोल प्लाजा पर समर्थकों के साथ बैठे रहे। लटेरी टोल प्लाजा का पूरा मामला है। अब सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा से अभद्रता क्यों की गई, क्या कारण थे, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भरत राजपूत जुड़ गए हैं। भरत, क्या कारण थे, ये विवाद क्यों हुआ? सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा भोपाल से सिरोंज लौटते समय लटेरी के बाद जो टोल है उस पर निकले। उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड जो विधायक का बनता है वो भी दिखाया। उनके गनमैन जो सामने सुरक्षा अधिकारी था उसने भी बताया कि विधायक है। इसके बाद भी टोल कर्मियों ने बाहर नहीं निकलने दिया और उन्होंने कहा, जब विधायक जी ने कहा कि मेरा कार्ड नहीं मान रहे हैं, अब तो मेरी रसीद कार्ड है, तो प्रिंटर खराब होने का बहाना और अन्य कई बहाने बनाए कि उनके साथ अभद्रता की गई और उन्हें बाहर नहीं निकली। तकरीबन आधे घंटे तक विधायक जी वहीं बैठे रहे, उनके समर्थक वहां पर इकट्ठे हुए। तब जाके विधायक ने स्थानीय अधिकारियों को और भोपाल में अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। कुल मिलाकर टोल प्रबंधक का जब बयान सामने आया तो उसने भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया है। विदिशा जिले के जितने भी टोल हैं उनमें लगभग अधिकांश टोल पर इस तरह की अभद्रता देखी जा सकती है। इसके पहले जो अभी प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान वी डी शर्मा है, उनका भी कोरबाई टोल पर विवाद हुआ था जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। ऐसे टोल कर्मी जहाँ पर सांसद विधायक को छूट है, वो उसके बाद भी वो उन नियमों को नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जन के साथ किस तरीके से बातचीत होती होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भरत। और अब जबलपुर से खबर, रिसोर्ट में युवती की लाश मिलने का मामला है। जांच के दौरान नया तथ्य सामने आया है। फर्जी आईडी देकर रुके थे युवक युवती। मृतका की पहचान बरेला थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है। घटना के बाद से फरार है युवक। पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। और अब आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रेमी युगल बताया जा रहा है, जो कि रिसोर्ट में युवक युवती दोनों अंदर गए थे और ये कैमरे में कैद हुए। वहां पर जांच के दौरान एक नई बात सामने आई है कि दोनों ने फर्जी आईडी देकर होटल में रुके थे। मृतका की पहचान बरेला थाना क्षेत्र निवासी के रूप में की गई है। घटना के बाद से युवक फरार है। पुलिस हत्या के एंगल से जांच में जुटी है। और अब खबर जबलपुर से। हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के जारी आदेश को चुनौती। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध निजी स्कूलों के आदेश को चुनौती। 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा बीच सत्र में आयोजित करने का मामला है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सितंबर माह में जारी किए थे आदेश, जहां राज्य शासन मामले में स्पष्ट करें अपना रुख। हाईकोर्ट ने कहा 14 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। अशासकीय विद्यालय परिवार जबलपुर की ओर से दायर की गई थी याचिका।
और अब खबर भोपाल से है। एडीजी रैंक के अफसरों ने की स्पेशल डीजी पर प्रमोशन की मांग। राज्य शासन को पत्र लिखकर स्पेशल डीजी का मांगा स्थायी पद पिछले 6 साल से डीजी के 2 अस्थायी पद पर 2-2 साल के लिए थे स्वीकृत। इस साल 2 अस्थायी पद की अवधि खत्म होने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं। 1989 बैच के कुछ आईपीएस अफसरों ने शासन को भेजा पत्र। डीजी के अस्थायी पद शासन स्वीकृत कर सकता है। अस्थायी पद स्वीकृति से कई अफसर डीजी के वेतनमान पर होते हैं रिटायर। तो खबर भोपाल से, एडीजी रैंक के अफसरों ने की स्पेशल डीजी पर प्रमोशन की मांग। और गुना से खबर है। प्राचीन मूर्तियों की चोरी। जामनेर थाना क्षेत्र में हुई चोरी। 2 बाइक सवार बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बूढ़ी बरसत गांव में खुदाई के दौरान मिली थी 2 मूर्तियां। समाजसेवी संगठनों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जामनेर थाने में की शिकायत। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। तो प्राचीन मूर्तियों की चोरी का पूरा मामला है। गुना से बड़ी खबर है। जामनेर थाना क्षेत्र में ये चोरी हुई। बता दें कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बूढ़ी बरसत गांव में खुदाई के दौरान ये प्राचीन 2 मूर्तियां मिली थी। समाज सेवी संगठनों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जामनेर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।